चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन. लेट अस स्टार्ट या लेट अस कंटिन्यू विद आवर सब्जेक्ट एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ एक थोड़ा सा इंट्रो लिया था, जहां हमने ईआईएस का सिलेबस डिस्कस किया था, उसका एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया था और किस हिसाब से हमने इस चैप्टर्स को पढ़ना है उसके बारे में डिस्कशन किया था. उससे पहले हम लोग फ्लो चार्ट्स के बारे में जो कंसेप्ट था, फ्लो चार्ट्स हम कवर कर चुके हैं. आज हम ईआईएस का जो मेन थ्योरी पोर्शन है, जो मेन ये कह लीजिए कि बल्क ऑफ द सिलेबस है, वो स्टार्ट करते हैं. जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था 5 चैप्टर हैं. वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 1 टुडे. अगर आप चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 ऑफ ईआईएस इज नेम्ड एज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस. ये आपके चैप्टर का नाम है, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस. कुछ हिंट तो नाम से मिल जाता है. क्या बेसिकली आप इसमें क्या करते हैं कि जो आपका बिजनेस है उसमें जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं उन्हें ऑटोमेट करने की बात करते हैं. ऑटोमेट मींस उनमें से जो मैनुअल एलिमेंट है उन मैनुअल एलिमेंट को हटाते हैं और कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से उसको रिप्लेस करते हैं. तो पूरा चैप्टर लगभग इसी के आसपास घूम रहा है. आइए देखें चैप्टर में करना क्या कुछ है. एक फ्लो समझ लेते हैं पहले चैप्टर का. इनफैक्ट अगर आप ईआईएस सब्जेक्ट की बात करें तो ईआईएस सब्जेक्ट जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उसका एक मुश्किल लगने का कारण ये भी है कि यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल आपका दिया हुआ है वो एक प्रॉपर फ्लो में नहीं है. इनफैक्ट आप कहें तो उनके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो टॉपिक्स भी कुछ फ्लो में नहीं है, आगे पीछे दिए हुए हैं. ये एसएम की तरह नहीं है जहां आप पूरे चैप्टर सिलेबस को फ्लो में लगा सकते थे कि आपको समझ आ रहा था. अच्छा, पहले उन्होंने हमें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी बताई, फिर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, मिडिल लेवल, फंक्शनल लेवल बताई, उसका उसका इंप्लीमेंटेशन बताया, एग्जीक्यूशन बताया. उस तरह से आपके 7-8 चैप्टर डिसाइडेड थे, तो आप फ्लो में समझ पा रहे थे. यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आती है कि टॉपिक्स आगे पीछे दिए हुए हैं. तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं उन चैप्टर्स को या जो उन टॉपिक्स को है उनको एक फ्लो में लगा देता हूँ. अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं तो चैप्टर 1 शुरू होता है विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जहां वो आपको भी आईटी पे लेके नहीं जाता, वो आपसे डिस्कस करता है कि एक बिजनेस में अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होते हैं. तो ये बिजनेस प्रोसेसेस कितने तरह के होते हैं. पहली बात तो बिजनेस प्रोसेसेस का मतलब क्या है. अगर हम एक प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस क्या होता है. प्रोसेस होता है जहां पर कई सारे कॉन्जिक्यूटिव या एक के बाद एक होने वाले स्टेप्स होते हैं, जो एक पर्पस या डेफिनेट गोल को अचीव करने के लिए किए जा रहे होते हैं. जैसे कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो आपका कस्टमर का ऑर्डर आने से लेकर उस कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करके उससे पैसे लेने तक, ऑर्डर टू कैश, इसको एक प्रोसेस बोला जाता है. इसमें क्या होता है, मान लीजिए कस्टमर का ऑर्डर आया, कस्टमर का ऑर्डर आएगा तो कस्टमर का ऑर्डर आप कहीं नोट डाउन करते होंगे. उसके बाद आप उसको इन्वेंट्री में चेक करेंगे कि वो ऑर्डर आइटम है या नहीं है. अगर ऑर्डर आइटम आपके पास है तो फिर आप क्या करेंगे, उसका इनवॉइस जनरेशन करेंगे, उसके लिए अकाउंट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा. उसके बाद इन गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा, जहां लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट काम आएगा. गुड्स डिलीवर होने के बाद शायद कुछ दिन का ट्रायल पीरियड होगा कि इसके अंदर कस्टमर वापस कर सकता है अगर पसंद नहीं आया. उसके बाद उससे पेमेंट रिसीव करनी पड़ेगी और कई बार आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी रेंडर करनी पड़ती हैं. तो ये सब क्या है, ये प्रोसेस है जिसको आप ये कहते हैं कि बिजनेस में काम होने वाला एक प्रोसेस. ऐसे अगर आप बात करें तो कई प्रोसेसेस और है. मान लीजिए आपको मटेरियल्स चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो उसको एक्वायर करने का एक पूरा प्रोसेस होगा कि आपका कोई डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इस रिक्वेस्ट को रेज करेगा. आपने एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, मटेरियल रिक्वेजिशन डिपार्टमेंट, जो कि मटेरियल्स परचेज करता है. वो उस रिक्वेस्ट के हिसाब से देखेगा कि कौन से सप्लायर से गुड्स अच्छे मिलते हैं. अलग अलग सप्लायर से कोट्स मंगाए जाएंगे, टेंडर्स मंगाए जाएंगे, जो बेस्ट लगेगा वो आप सेलेक्ट करेंगे. फिर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो ऑर्डर रिसीव होगा, रिसीव होने के बाद उसकी इंस्पेक्शन होगी. फिर उसको आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में सेंड करेंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कहेंगे इसकी पेमेंट कर दीजिए. तो आप समझेंगे ये सारे प्रोसेसेस हैं. पहला प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था वो था हमारा ऑर्डर टू कैश तक जाने का प्रोसेस. सेकंड प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, इसको जनरली बोला जाता है परचेज टू पे तक का प्रोसेस, कि आपने गुड्स परचेज किया उसकी पेमेंट तक का क्या प्रोसेस है. ऐसे कई प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करना, उनका इंटरव्यूज लेना, उनकी फिर इंडक्शन करना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, लीडरशिप डेवलप करना, ये सब प्रोसेसेस हैं. तो हमने क्या पहले स्टार्टिंग में पढ़ना है कि जो अलग अलग बिजनेस प्रोसेसेस हैं और आपके बिजनेस में, आपको स्टार्टिंग में क्या बताया गया है कि ये बिजनेस प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के हो सकते हैं. पहला उन्होंने कहा जी ये बिजनेस प्रोसेसेस हो सकते हैं ऑपरेशनल प्रोसेसेस. सेकेंड, ये बिजनेस प्रोसेसिंग हो सकते हैं सपोर्टिंग प्रोसेसेस. एंड थर्ड, ये बिजनेस प्रोसेसेस हो सकते हैं मैनेजमेंट प्रोसेसेस. ये क्या होते हैं इनके बारे में भी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. उन्होंने कहा जी जितने भी बिजनेस में प्रोसेसेस होते हैं ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डाले जा सकते होते हैं. दे कैन ईदर बी ऑपरेशनल प्रोसेसेस, सपोर्टिंग प्रोसेसेस और दे कैन बी मैनेजमेंट प्रोसेसेस. उसके बाद ये तो हमारा हो गया जी मैनुअल. अब हमें करना क्या है इन प्रोसेसेस के साथ, हमने इन प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना है.
ऑटोमेट करना है मतलब जो इसके अंदर मैनुअल एलिमेंट है कि ऑर्डर आता है, एक बंदा उसको लिखता है, फिर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है, वो वहां चेक करता है कि इन्वेंट्री में है कि नहीं है, फिर वो बताता है मेन आदमी को कि हाँ जी ऑर्डर ले लीजिए, आपका इन्वेंट्री में पड़ा है ये सामान। फिर हम अपने डिलीवरी वाले को बुलाते हैं कि भैया ये सामान वहां से उठवा के छुड़वा दीजिए, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, वहां को इनवॉइस बनाता है, वो इनवॉइस कस्टमर को सेंड किया जाता है, फिर पैसे आते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला को के पास। तो आप समझिए ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व है, मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। हमें क्या कहा गया कि अगर आप ईआईएस करना चाहते हैं या ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो ये जो मैनुअल एलिमेंट है ये हटा देने चाहिए बीच में से, और इन बिजनेस प्रोसेस को क्या करना चाहिए, इनको ऑटोमेट करना चाहिए। दैट मींस ये काम ऑटोमेटिकली होना चाहिए। इमेजिन अ फ्लिपकार्ट, अब एक फ्लिपकार्ट को इमेजिन करिए, आप समझिए वो बिग बिलियन डे सेल लगाता है, उसके ऊपर आप प्रैक्टिकली देखते हैं वो 50,000, 1 लाख, 5 लाख, पता नहीं कितने ऑर्डर एक दिन में निकाल देता है। क्या आपको एक्चुअल लगता है कि वो 1 लाख ऑर्डर वहां पर ऐसे मैनुअली, जैसे हमने बात करी कि 8-10 बंदे बैठे होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, उनको प्रोसेस कर रहे होते हैं? नो, दे हैव प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस, जहां आप उन्होंने मैनुअल एलिमेंट एक तरह से वाइप आउट ही कर दिया है। आप खुद अपने वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करते हैं इमीडिएटली, आप समझते हैं वो इन्वेंट्री से चेक हो रहा होता है, आप कई बार कार्ट में आइटम डालते हैं और वो कार्ट का आपने भी प्लेस नहीं किया होता, इससे पहले वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा देता है, यानी कि इमीडिएटली रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है इन्वेंट्री के साथ। फिर जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप समझते हैं वो ऑटोमेटिकली जो उनका कुरियर डिपार्टमेंट है उसको ट्रिगर कर देता है कि आइए यहाँ से हमारे यहाँ से सामान उठवा जाइए। फिर वो सामान जब तक आप तक पहुंचता नहीं है उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमेशा अमेजोन के पास अवेलेबल होती है या फ्लिपकार्ट के पास अवेलेबल होती है। फिर आप पेमेंट करते हैं कैश ऑन डिलीवरी का, वो पेमेंट ऑटोमेटिकली उनके पास स्टोर हो जाती होगी। इनफैक्ट आप समझते हैं वो सारी अकाउंटिंग भी अपने आप अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर अपने आप हो जाती होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ऑटोमेशन करना, और या इन बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना, इसको नाम दिया जाता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस चैप्टर में है, दैट इज बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। तो पहले हमने पढ़ा कि अलग अलग बिजनेस प्रोसेसेस क्या होते हैं, फिर हम उसके बाद आएंगे कि बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है। जब आप बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करते हैं तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमने कंसेप्ट पढ़ने हैं कि हमने बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का मीनिंग समझना है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन क्या है, क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए देखनी पड़ेंगी। फैक्टर्स, इसको दूसरा नाम दिया जाता है कि किसी भी बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो उसको ऑब्जेक्टिव नाम से ही पढ़ते हैं। थर्ड, ऐसा करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एंड द लास्ट वन, इंपॉर्टेंट वन, स्टेप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, और ये 8 स्टेप्स दिए हुए हैं। अब आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, मैंने आपको जब पैटर्न बताया था एग्जाम का, तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ये रहा वो एक क्वेश्चन। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क करते जाएंगे, जहां हमें पता है कि हाँ कुछ ही क्वेश्चंस बनते हैं 8 मार्क्स वाले, वो पेपर में आने के चांसेस हैं। तो ये एक इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप्स टू इंप्लीमेंट बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, जहां उन्होंने 8 स्टेप दिए हुए हैं। अच्छा, ये हमने बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब इस चैप्टर से थ्योरी आती है जनरली इन चारों में से कोई ना कोई पेपर में आ जाता है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में से। अब बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में हमने क्या किया, हमने अपने अलग अलग प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया। हमें एक आइडियल सिचुएशन पे पहुंचना है जहां पे ठीक है हमारा इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ऑटोमेटेड है, हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, हमारा परचेज डिपार्टमेंट है वो अपने सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये मल्टीपल डिपार्टमेंट जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इनकी वजह से भी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट में डेटा अलग एंटर हो जाए, दूसरे डिपार्टमेंट में डेटा अलग एंटर हो जाए। मान लीजिए कस्टमर था, उसने नाम अपना ऑर्डर प्लेस किया, उसका आपने नाम कुछ और सेव कर लिया, जब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने नाम सेव करना शुरू किया, उसने स्पेलिंग में हल्की सी गलती कर दी, तो अब डेटा मैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने इसमें क्या बात करी कि बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन की आइडल स्टेज होती है जहां पर आप एक सिंगल एंटिटी वाइड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, यानी कि पूरी एंटरप्राइज का एक सॉफ्टवेयर होता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फैला हुआ होता है, लेकिन जिसका डेटा सेंट्रलाइज स्टोर होता है, यानी कि डेटा एक ही जगह पर होता है और उसके अलग अलग, इसको हम भाषा में बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। जो कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास मॉड्यूल का आप ऐसे समझो उसके अलग अलग टुकड़े होते हैं, उसका एक टुकड़ा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास होता है, एक टुकड़ा उसका इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के पास होता है, एक टुकड़ा उसका कस्टमर के सामने प्रेजेंट हो रहा होता है, और इवेंचुअली सारा सामान कहां सेव हो रहा होता है, उसका आके सर्वर के अंदर। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम नाम बोल देते हैं एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स।
तो आप समझेंगे जो आपका चैप्टर का जो आपका सब्जेक्ट का नाम है वो बेसिकली आपको ये सिस्टम्स पढ़ाना चाहता है, ऐसे सिस्टम्स जो कि एंटरप्राइज लेवल पर बनाए जाते हैं और बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है, ये एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं, ये उनके लिए बनाए जाते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए। यानी कि हम सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज ऑटोमेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एंटिटी वाइज सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं जो कि एंटिटी लेवल पर आपके जो प्रोसेसेस हैं उनको आपस में इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट करेगा। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं दिया हुआ आपके, इनफैक्ट जो चैप्टर 2 है वो पूरा का पूरा इन सॉफ्टवेयर के ऊपर है, इन सिस्टम्स के ऊपर है। इसको हम ERP भी बुलाते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, कई नामों से दिया जाता है। तो अभी इसको क्या बुलाएंगे हम, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसकी सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है अभी चैप्टर 1 के अंदर, इससे ज्यादा नहीं दिया हुआ। अच्छा, अब जब आप ये बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करेंगे, ये बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने का तरीका क्या हो, यानी कि आप हर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए सॉफ्टवेयर या एक एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाएंगे, क्या आप खुद बनाएंगे इसको? नहीं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आएगा जो आपके यहाँ इंप्लीमेंट करके जाएगा, उसको पहले आपके प्रोसेसेस समझने पड़ेंगे। उसको ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, आपके साथ बैठेगा, वो कहेगा बताइए अच्छा क्या करना है। आप कहोगे जी मुझे ऑटोमेट करना है, ऑटोमेट तो करना है लेकिन ये बताइए ना आप काम कैसे करते हैं, प्रोसेसेस क्या हैं आपके। आप कहोगे अच्छा हमारा अकाउंटिंग में ऐसे काम होता है, हमारा ऑर्डर्स इस तरह से प्लेस होते हैं। वो क्या कहेगा, अच्छा मुझे ऐसे नहीं समझ आता, मुझे ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में लिख के दीजिए। और ऐसे डॉक्यूमेंट आप पढ़ के आए हैं जहां पर आप अपने प्रोसेसेस को कागज के ऊपर बना के दिखाते हैं, पेपर के ऊपर बना के दिखाते हैं डेवलपर को कि भैया हमारा प्रोसेस ऐसा दिखता है। उसमें एक हमने पढ़ के आए हैं, हमने बनाने भी सीख लिए, फ्लो चार्ट्स। तो जब आप बिजनेस प्रोसेसेस का ऑटोमेशन करना चाहते हैं, उससे पहले आपको इन बिजनेस प्रोसेसेस की स्टडी करनी पड़ती है, इन बिजनेस प्रोसेसेस को एनालाइज करना पड़ता है। और इन बिजनेस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमें दो टूल्स चाहिए। दो टूल्स जो हम यूज करते हैं, वन इज फ्लो चार्ट्स, अदर इज डेटा फ्लो डायग्राम्स। ये दो हैं जो हमने पढ़ने हैं, फ्लो चार्ट्स एंड डेटा फ्लो डायग्राम्स। तो फ्लो चार्ट आपको बनाना सिखा चुके हैं, इसके सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस यहां पढ़ने हैं। डेटा फ्लो डायग्राम बनाना पेपर में नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है बनाना। हाँ, उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल से हम समझेंगे। और इसमें बेसिकली आपका होता है कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या क्या होता है और उसमें कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, बस इतना हमें पढ़ना होता है। जैसे यहाँ भी आप कई तरह के सिंबल्स यूज करते थे, वो डायमंड बॉक्स, गोल वाला बॉक्स, उसके बाद अलग अलग तरह के हमने सिंबल, प्रोसेस के लिए हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज किया था। ऐसे यहाँ भी 4-5 सिंबल होते हैं, हमें वो सिंबल समझने हैं। आगे चलते हैं। अब आपने एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप करा लिया, उसके लिए आपने स्टडी कराई, डेवलपर आया, उसने आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम्स दे दिया, हो गया आपका ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन के साथ समस्या क्या आएगी, जैसे ही आप बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन करेंगे, टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स विद इटसेल्फ रिस्क्स। आपको ऑटोमेशन की वजह से बहुत से नुकसान होने, बहुत से रिस्क आ जाएंगे। हमें नेक्स्ट बात करनी है रिस्क के बारे में। रिस्क के बारे में अगर हम बात करें तो रिस्क के बारे में उन्होंने बहुत कुछ पढ़ाया। उन्होंने कहा जी पहली बात तो रिस्क की डेफिनेशन क्या होती है, रिस्क की डेफिनेशन पढ़ो। अब समझे यहाँ थ्योरी सब्जेक्ट परेशान करता है, हर चीज की डेफिनेशन बताना शुरू कर देता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना शुरू कर देता है। तो हमने क्या करना है, हमने डेफिनेशन पढ़नी है। उसके बाद हमारे पास है सोर्सेज ऑफ रिस्क, रिस्क कहां से आता है ऑर्गेनाइजेशन को। फिर हमने बात करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क की, रिस्क के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा दैट इज टाइप्स ऑफ रिस्क, कितने तरह के रिस्क होते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क। और ये इंपॉर्टेंट है। या इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो आपका जो स्टडी मटेरियल अमेंड हुआ है मई 2020 या नवंबर 2020 अटेम्प्ट्स के लिए, या उसके आगे वाले अटेम्प्ट्स के लिए, मई 2021 हो, नवंबर 2021 हो, अभी तक जो आपका मटेरियल अवेलेबल है, ये जो अमेंडेड मटेरियल शुरू हुआ था लगना, ये मई 2020 अटेम्प्ट से हुआ था। हाँ, मई 2020 में पेपर ही नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो नवंबर 2020, मई 2021, नवंबर 2021 वहां के लिए एप्लीकेबल होगा। ये कुछ टॉपिक्स नए ऐड किए गए हैं, तो ये एक तरह से अमेंडमेंट मान लीजिए। अमेंडमेंट वर्ड वैसे लॉ और टैक्स में अच्छी लगती है क्योंकि EIS वगैरह में अमेंडमेंट क्या है, हाँ सिलेबस में चेंज आया है। ये जो नया टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनमें से ये टॉपिक एक है जो उन्होंने आपको रिस्क वाला टॉपिक नया डाल दिया है। उन्होंने कहा जी रिस्क 3 तरह के होते हैं। पहला जनरल बिजनेस रिस्क, जो आप IT यूज करें या ना करें सबको होना ही होना है, वो बताया उसने। फिर दूसरा IT यूज करने की वजह से एक रिस्क होता है जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी रिस्क। एंड थर्ड उसने बताया डेटा रिलेटेड रिस्क,
कि क्योंकि डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, वो कहीं ना कहीं सर्वर पे सेव होगा, उस डेटा की प्रोटेक्शन से रिलेटेड रिस्क होंगे। ये जो डेटा रिलेटेड रिस्क है ये उसने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया, इसके बारे में वो चैप्टर 3 में डिस्कशन करेगा, तो हम वहीं पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ प्रैक्टिकली आपके चैप्टर 1 में दो तरह के रिस्क हमें कवर करने हैं, बिजनेस रिस्क एंड टेक्नोलॉजी रिस्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक नया चीज उन्होंने ऐड करी, उन्होंने कहा सम रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज रिलेटिंग टू रिस्क। कुछ नए वर्ड्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, 8-10 डेफिनेशंस डाली हैं। ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है जिसमें 2 मार्क्स का पार्ट होता है, 3 मार्क्स का पार्ट होता है, लास्ट में मैंने आपको बताया था 8 और 2 का होता है, वहां ये डेफिनेशंस आ सकते हैं इस तरह की छोटी छोटी। तो ये टर्मिनोलॉजीज होगी जो नई डाली गई हैं। ये हमने रिस्क के बारे में पढ़ना है। अच्छा, रिस्क के बारे में पढ़ के क्या कर लेंगे आप? आपने कहा जी हमें पता चल गया रिस्क है, बिजनेस में इतने तरह के रिस्क हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं रिस्क के बारे में? ताकि रिस्क की मैनेजमेंट कर सकें। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है इसके अंदर, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अभी मैं फिलहाल हमने चैप्टर शुरू नहीं किया, मैं सिर्फ एक चैप्टर की फ्लो आपके सामने जनरेट करा रहा हूं, ताकि चैप्टर किस तरह चलेगा आपको पता चलता जाए। और आखिरी दिन ये अभी भी आपको पढ़ते समय ये बहुत आसान लगता है अगर आपको पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस फ्लो में पढ़ रहे हैं। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ क्या क्या कवर किया उन्होंने। फिर वही थ्योरी की समस्या, सबसे पहले वो आपको डेफिनेशन बताएगा, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, रिस्क मैनेजमेंट का बेनिफिट्स, ये पेपर में आ जाते हैं कई बार। एंड अगेन अनदर 8 मार्क्स क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से ही बनता है, कंपोनेंट्स ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ईआरएम बुलाते हैं बेटा इसको। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम ईआरएम बुलाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम, या इसको एक और नाम से आता है, ये इसको हम नाम देते हैं रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। जहां पर 8 मार्क्स का आ सकता है, वैसे 6 का आता है लेकिन 8 पॉइंट्स हैं इसके पास भी, ये 8 मार्क्स का आ जाता है। अच्छा, अब हमें देखें जरा हमने क्या कुछ किया फ्लो में, हमने समझे। तो हमने सबसे पहले शुरू करना है चैप्टर की बिजनेस प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं। हमने देखा जी बिजनेस प्रोसेसेस 3 तरह के होते हैं, ऑपरेशनल प्रोसेसेस, सपोर्टिंग प्रोसेसेस एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेस। फिर हम बात करेंगे कि इन बिजनेस प्रोसेसेस को स्टडी करने की टेक्निक्स क्या क्या हैं। हमने कहा जी बिजनेस प्रोसेसेस को समझना है अगर आपने तो 2 टेक्निक्स हैं, या किसी को समझाना है तो 2 टेक्निक्स हैं, फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप समझा सकते हैं और डेटा फ्लो डायग्राम्स के थ्रू आप समझा सकते हैं। क्यों कर रहे हैं हमें समझाने वाला? क्योंकि हमने इन बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करवाना है। इसको हम कंसेप्ट को नाम देंगे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। यहाँ हम उसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग सक्सेस, ऑब्जेक्टिव, स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट हमने डेफिनेशन सिर्फ पढ़नी है कि बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन की सबसे आइडियल स्टेज क्या है, जहां आप एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लगवा लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि एंटिटी वाइज, ऑर्गेनाइजेशन वाइज एक सिंगल सॉफ्टवेयर लगाते हैं जो कि सब कुछ इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट करता है। इससे क्या होता है कि डेटा में जो डिस्क्रिपेंसीज आती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, कंफ्लिक्टिंग डेटा आता है उनसे, वो आना खत्म हो जाता है। फिर हमने क्या किया कि अगर आप बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन करते हैं डिपार्टमेंटल लेवल्स के ऊपर या एंटरप्राइज लेवल के ऊपर, जैसे भी आप करते हैं, उसके बहुत सारे रिस्क निकल के आएंगे। अब कायदे से पढ़ाने सिर्फ टेक्नोलॉजी रिस्क चाहिए थे, पढ़ा उसने सब कुछ दिया। उन्होंने कहा जी चलो फिर एक ही बात बता दीजिए रिस्क होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस कर लेते हैं। फिर हमने सोर्सेज ऑफ रिस्क पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क पढ़े, टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़े। उनके टाइप्स में हमने 3 तरह के रिस्क पढ़े, बिजनेस रिस्क हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो सकता है, डेटा रिलेटेड हो सकता है, एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, अराउंड 10 टर्मिनोलॉजीज हैं जो यहाँ पे हमने कवर करनी है। नेक्स्ट हम आए एंटरप्राइज इन रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ईआरएम का कंसेप्ट, जहां हमने उसका मीनिंग पढ़ने हैं, बेनिफिट्स पढ़ने हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम पढ़ना है। अच्छा, एक हमारे पास और आता है जिसको आप इसका पार्ट मान लीजिए या इसका बेस, इसका एक तरह से फाउंडेशन मान लीजिए, जिसको हम नाम देते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। ये दिस इज 6 मार्क कर पेपर में आ जाता है। रिस्क को मैनेज करने की अलग अलग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, इनफैक्ट ईआरएम में आप कर क्या रहे होते हैं, इन्हीं स्ट्रेटेजीज में से कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है, इस मैनेजमेंट के चॉइस के डिसीजन को आप एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, आम भाषा में बोलें तो। सबसे पहले वो हमें बता रहा है कि अगर रिस्क होता है तो उस रिस्क का क्या क्या किया जा सकता है। एक तरीका तो क्या है, आप टॉलरेट कर जाते हैं कि ये छोटा सा रिस्क है, ये बिजनेस में होना ही होना है।
अब इसके लिए क्या मैं स्टेप्स लेता फिर इसको, क्योंकि लंबा चौड़ा उसका नुकसान नहीं है। तो अच्छा रिस्क बेटा दो तरह से नुकसान, या रिस्क को अगर हम समझे तो दो तरह से होते हैं। एक तो जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन नुकसान बहुत कम करता है। जैसे मान के चलो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि यार एम्प्लॉय छोटा मोटा ना चोरी वगैरह कर लेता है, कैलकुलेटर घर उठा के ले जाता है, स्टेपलर के पिन उठा के ले जाता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन नुकसान बहुत छोटा होता है। हमें कहता है चलो यार छोड़ो, अब मैं इसके लिए कंट्रोल थोड़ा ना लगाता फिरूंगा, इसको रोकता थोड़ा ना फिरूंगा। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उनके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए आप उन्हें भी इग्नोर कर देते हैं। सर ये तो बड़ी बबो है कि आपको पता है कि इसका नुकसान बहुत ज्यादा है लेकिन होता बहुत रेयरली है, इसलिए आप इग्नोर करते हैं। आप समझे, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना। अब हम सबको पता है अर्थक्वेक आ गया तो बिल्डिंग गिर जाती है, लेकिन आप क्या कर लेंगे? अब आपको पता है सर कई सालों में एक बार ऐसा होता है, कई बार तो पूरे पूरे जीवन काल में लोगों के ऐसे नहीं होता, कुछ शहरों में सिर्फ हमने सुना है। अब उसके लिए क्या कंट्रोल्स लगाते फिर? तो हम समझते हैं उससे लॉस बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऐसे ही उन्होंने बताया कि हर रिस्क को डील करने के अलग अलग तरीके हैं। कई बार आप उसको टॉलरेट करते हैं, कई बार आप उसको शेयर कर देते हैं, उसको इंश्योर करा लेते हैं, कई बार उसके लिए स्टेप्स लगाते हैं, जैसे अपने कंप्यूटर्स को एंटीवायरस वगैरह से बचाते हैं, उसके अलावा अलग अलग फायरवॉल्स लगाते हैं। तो आप समझे आपकी हर रिस्क को लेकर उसके अगेंस्ट रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? दीज आर दीज आर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। और इन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज में से कौन सी स्ट्रेटेजीज ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करनी है, कौन से रिस्क के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी लगानी है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है जी। अच्छा, एक बार आपने एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, हमने देखा जी ये हैं स्ट्रेटेजीज हैं, उसमें से एक स्ट्रेटेजी क्या होती है? कंट्रोल्स लगाना, अलग अलग तरह के कंट्रोल्स लगाना। तो हमने क्या कहा जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोल्स कि ईआईएस में या एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के दौरान ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या कंट्रोल्स लगाने होते हैं। पहले हम यहां बात करेंगे कंट्रोल्स होते क्या हैं, मीनिंग, कंट्रोल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इन कंट्रोल्स के बारे में एक टॉपिक ना आप ऑडिटिंग में भी पढ़ते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स नाम से, अगर सुना होगा तो। इसलिए आपको लॉजिक समझ आता है कंट्रोल्स होते क्या हैं। वो यहां उन्होंने बात किया कंट्रोल्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स। एंड लास्ट जो मैं आपको भी बात कर रहा था, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में वो जिक्र कर रहा है। और ये इंटरनल कंट्रोल्स जो वो आपको पढ़ा रहा है, ये हूबहू उसने क्या किया है, आपका जो ऑडिट का सिलेबस है जहां ये इंटरनल कंट्रोल्स स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एसए 315 में डिस्कस किए जाते हैं, उसको हूबहू यहाँ दोबारा उन्होंने उठा के लगा दिया है। मुझे समझ नहीं आता, ऑडिट पढ़ा रहे हैं, आईटी पढ़ा रहे हैं, कल चल क्या रहा है, लेकिन उन्होंने सारा कुछ यहाँ डाला है। इसके अंदर वो आपको इंटरनल कंट्रोल्स के एडवांटेजेस कराते हैं, बिल्कुल रिपीट है, मैंने ऑडिट वाले टीचर से भी कंफर्म किया गया था, बिल्कुल सेम हम भी पढ़ाते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, इनफैक्ट ये सारा जो कंटेंट है ये उनका खुद का नहीं है, ये ऐसे के अंदर ही दी हुई है चीजें। एडवांटेजेस, इनहेरेंट लिमिटेशंस और कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ एसए 315, कंपोनेंट्स एज पर एसए 315। तो इसके आने के चांसेस कम होते हैं, वैसे तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये, लेकिन इसके ऑडिट में आने के चांसेस ज्यादा हैं, यहाँ आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बट यू नेवर नो इंस्टीट्यूट का क्या क्या दिमाग चले, वो पूछ भी सकता है। अच्छा, लास्ट है तो बहुत बड़ा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, इनफैक्ट सबसे छोटा चैप्टर है, आपके लगभग 7 या 8 चार्ट्स में समराइज्ड है, अभी कराता हूं उसको। लास्ट, इन कंट्रोल्स के बारे में बेटा 2 एक्ट्स हैं जो डील करते हैं, वो 2 एक्ट हमें पढ़ने हैं। पहला एक्ट जो उन्होंने हमारे सिलेबस में डाला वो है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कंट्रोल के बारे में, इनफैक्ट कंट्रोल लगाने के बारे में बात नहीं करता, वो ना 2 सेक्शन में इनका जिक्र करता है। एक 134 हमने पढ़ा था लॉ के अंदर, जहां उन्होंने कहा था कि डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आपको बताना है कि क्या इंटरनल कंट्रोल्स हैं और उनकी एफिशिएंसी क्या है। और ऐसे ही ऑडिटर ने 143 सबसेक्शन 3 में बताना होता है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड वेदर दे आर वर्किंग इफेक्टिवली और नॉट। वो 2 सेक्शन उन्होंने यहाँ रिपीट कर दिए हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो आपका इसके बारे में डील करेगा, दैट इज आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये अमेंड किया गया था 2008 में। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अमेंडेड इन 2008, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये साइबर क्राइम्स के बारे में क्या कुछ बताता है, अलग अलग डेफिनेशन और एक कंसेप्ट के बारे में इसमें जिक्र करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं एसपीडीआई। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एसपीडीआई। एसपीडीआई क्या होता है? सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन।
सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, लिख लीजिए कहीं पर, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, SPDI, अगर अंदर डिटेल में पढ़ाएंगे। इसमें बेसिकली क्या है, हम बात करते हैं कि क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस आपसे कई तरह का डेटा लेती हैं, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपके एड्रेसेस, कई बार आपकी मेडिकल इंफॉर्मेशन लेती हैं, अगर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आपका मैरिटल स्टेटस ले लेती हैं, कई इंफॉर्मेशन आपके पास रखती हैं। इसमें से कई इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो वैसे आप किसी को नहीं बताते, आपको क्या बीमारी है आप नहीं बताते किसी को, आपका बैंक बैलेंस कितना है या बैंक को बता देते हैं और किसी को नहीं बताते, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या आप इंश्योरेंस कंपनी को बता देंगे, किसी और को नहीं बताएंगे। आप समझे, कुछ जगह आधार वगैरह में आपने अपने बायोमेट्रिक्स दे रखे हैं, ये सब आजकल आईटी में सेव्ड हैं। तो क्या जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास आपका ये पर्सनल डेटा है, उसको आपकी कंसेंट के बिना ये डेटा किसी से शेयर करना चाहिए? उसके लिए आईटी के प्रोविजंस कहता है नहीं, आपको जिसका डेटा है, अगर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये डेटा ले रहे हैं तो ये डेटा आपको अपने पास सेव्ड रखना पड़ेगा और कस्टमर से पूछे बिना ये डेटा, आप उसका डेटा आगे किसी को नहीं देंगे। आप समझेंगे, अक्सर हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डेटा बेच देती हैं, वो इसी SPDI की हम बात कर रहे होते हैं कि हम उन पे विश्वास करके उनको डेटा दे के आते हैं। ये विश्वास भी क्या, जरूरत होती है हमें वहां से कुछ सामान खरीदना होता है, हम उन्हें डेटा देते हैं, वो उठा के उस डेटा को आगे बेच देते हैं। तो प्रैक्टिकली आईटी एक्ट इसके बारे में क्या बोलता है, पनिशमेंट्स क्या है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो दिस इज द एंटायर चैप्टर, ये आपका पूरा चैप्टर है जो हमने पढ़ना है। मैंने एक ही चार्ट में या एक फ्लो चार्ट में इसको मैंने कंपेयर कर दिया या कंपाइल कर दिया। मैंने कहा जी स्टार्टिंग में बिजनेस प्रोसेसेस से बात करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे और ऑटोमेशन की बात करेंगे, EIS के बारे में बात करेंगे, रिस्क के बारे में, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, कंट्रोल्स, और कंट्रोल्स में दो तरह का जिक्र करेंगे, कंपनी एक्ट के बारे में एंड IT एक्ट 2000 के बारे में। चलिए अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिजनेस प्रोसेसेस। लगभग मैंने आपको 80% आइडिया यहीं पे देने शुरू कर दिए थे जानबूझ के। अब फटाफट हम इसको रिवाइज करके इसको कवर करते जाते हैं। जहां जहां मुझे आपको जरूरत पड़ेगी बुक को रेफर कराने की, मैं बुक को रेफर करूंगा। जहां जहां चार्ट से हो सकता है काम, हम चार्ट से करेंगे। आपकी बुक हो गई और ये आपके चार्ट्स हो गए। आइए शुरू करते हैं। चार्ट 1 पे आ जाइए। आपके चार्ट्स ब्लैक एंड व्हाइट है, मेरे चार्ट कलर्ड हैं, लेकिन कंटेंट बिल्कुल सेम दिया हुआ है उनके अंदर। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो हमने कवर करना है दैट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस एंड देयर कैटेगरी। EIS की डेफिनेशन में हम फ्लो में चलेंगे जैसे मैंने चार्ट बनाया। पहले हम बिजनेस प्रोसेसेस क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस क्या होते हैं। 3 तरह के बिजनेस प्रोसेसेस है। नंबर 1, बिजनेस प्रोसेसेस होता क्या है? बिजनेस प्रोसेसेस इज एन एक्टिविटी और ए सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये एक एक्टिविटी होती है, ये जनरली एक सेट ऑफ एक्टिविटीज होते हैं जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स जो हैं वो अचीव करते हैं। जैसे मैंने अभी बात करा, आपका पहला एग्जांपल हमने बात किया था, आपका O2C, ऑर्डर टू कैश क्या है? एक प्रोसेस है। आपका परचेज टू पे, जिसको हम P2P बोलते हैं, ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। तो हमने क्या कहा जी, एक सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं और जनरली जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं दे आर डिजाइंड एज पर द विजन एंड मिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। वही बात है, आपके बिजनेस प्रोसेसेस किस बात पे डिपेंडेंट होते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की विजन क्या है और मिशन क्या है। अगर आपके ये बिजनेस प्रोसेसेस प्रॉपर ढंग से मैनेज्ड हो तो इनको हम क्या बुलाते हैं? दिस इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? एक अप्रोच है ऑफ इंप्रूविंग दीज प्रोसेसेस एंड जनरली इसको हम इंप्रूव्ड कैसे मानते हैं? जब आप इनकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी पे काम करते हैं कि सस्ते से सस्ते ढंग में एफिशिएंटली, इफेक्टिवली इन प्रोसेसेस को कैरी ऑन किया जाए। इसकी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है किसका? बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का। द की गाइडिंग फैक्टर फॉर एनी बिजनेस प्रोसेस शैल बी द टॉप मैनेजमेंट्स विजन एंड मिशन। The vision and mission can be achieved through implementing operational processes, support processes, and management processes. These are referred to as categories of business processes. तो generally question बनता क्या है? What are business processes? What are the different categories of business processes? तो हमने कहा 3 होते हैं जी, ऑपरेशनल होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं। यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेसेस हैं वो सारे एक जैसे इंपॉर्टेंस के नहीं होते। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको उनका ठीक होने या ना होने से कस्टमर की वैल्यू एडिशन में चेंज आता है। जैसे कि मान लीजिए आप मेरी एकेडमी में पढ़ने आते हैं, यहाँ पर टीचर सही पढ़ा रहा है कि नहीं, ये सबसे मेन प्रोसेस है। ठीक है, आपको बुक्स टाइम पर मिल रही हैं कि नहीं, ये भी शायद मेन प्रोसेस है। लेकिन कई प्रोसेसेस बेटा और भी हैं उसके अंदर, एसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरा एम्प्लॉय टाइम पे आता है कि नहीं आता है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है डेवलपमेंट के नाम से। क्या हर चीज का कस्टमर को डिलीवरी करने के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है? नहीं। ऑपरेशनल प्रोसेसेस वो होते हैं, ऑपरेशनल प्रोसेसेस आपके प्राइमरी प्रोसेसेस होते हैं, आपका मेन काम। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर्स आने से लेकर उनको कस्टमर तक
पहुंचाने में या उससे उनसे कैश रिसीव करना, ये एक ऑपरेशनल प्रोसेस है, ये एक मेन प्रोसेस है। ये क्या है? ये प्राइमरी प्रोसेस है विच डील्स विद द कोर बिजनेस एंड वैल्यू चेन। These represent essential business activities that accomplish business objectives and they deliver value to the customer by helping to produce a product and service। ये वो वाले आपके वो हैं प्रोसेसेस हैं जो एक्चुअल में कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करते हैं। इसका हमने एग्जांपल क्या लिया? ऑर्डर टू कैश का प्रोसेस, परचेज टू पे का प्रोसेस। ये वो चीजें हैं जहां आप कस्टमर अपना रॉ मटेरियल्स परचेज करना, आप अपने गुड्स सेल करना, ये आपके प्राइमरी प्रोसेसेस हैं। तो हमने एग्जांपल लिया O2C का, हमने कहा जी क्या है? सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो कस्टमर के रिक्वेस्ट को गुड्स देने तक कन्वर्ट करती हैं। जनरली कस्टमर का ऑर्डर आता है, आप उसकी ऑर्डर फुलफिलमेंट करते हैं, डिलीवरी नोट जनरेट करते हैं, इनवॉइसिंग करते हैं, पैसा रिसीव करते हैं और फाइनली इनकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। इनफैक्ट इनके बारे में एक एक लाइन आपकी बुक के अंदर दी हुई है। मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बुक ने एक बार पूछ लिया था 2 नंबर के लिए, O2C का कैश प्रोसेस एक्सप्लेन कर दीजिए या O2C का प्रोसेस एक्सप्लेन कर लीजिए। ये आपकी बुक में पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है, ऑर्डर टू कैश साइकिल। आप उसको वहां चार्ट में मेंशन कर सकते हैं कि ऑर्डर टू कैश साइकिल हमने यहां से करनी है। इसमें जनरली उन्होंने क्या कहा है? सबसे पहले क्या होता है कि कस्टमर ऑर्डर रिसीव किया जाता है, उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं, किस कब शेड्यूल करना है, कब डिलीवर करना है, उसकी एक शेड्यूलिंग कर ली जाती है, उसको ऑर्डर फुलफिलमेंट बोलते हैं। फिर हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं और उससे साइन करवा लेते हैं डिलीवरी नोट के बेसिस पे। इस पे में तसल्ली हो जाती है कि ऑर्डर पहुंच गया उसके तक। फिर एक इनवॉइस जनरेट करके कस्टमर को सेंड किया जाता है, उससे पेमेंट रिसीव की जाती है और पेमेंट को जनरली हम अपने अकाउंट्स के अंदर, लेजर्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जनरली इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? एमसीक्यूज बन जाते हैं। आपसे वो फ्लो पूछेगा कि इनमें से कौन सी फ्लो O2C की सही फ्लो है, यानी कि वो इनको जंबल अप करके 4 ऑप्शन बना देगा, आपको सही फ्लो पकड़नी पड़ेगी। वो बीच में से कोई स्टेप गायब कर देगा और एमसीक्यू में 4 स्टेप में पूछ लेगा कौन सा स्टेप गायब है, या वो सीधा सीधा 2 मार्क्स के लिए आपसे O2C भी पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ ये, इसको O2C को, ये पेपर में आ जाता है। पेज नंबर हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि अगर एक्सप्लेनेशन देखनी है हमने इसकी तो पेज नंबर 3 पर है। वैसे अपने आप लिख सकते हैं, एक लाइन इतना ज्यादा नहीं रटना हमने, बस हमें हेडिंग पता होनी चाहिए, अंदर एक लाइन हम एक एक अपने आप लिख लेंगे। नेक्स्ट, ऑपरेशनल प्रोसेस के बाद आते हैं सपोर्टिंग प्रोसेसेस। सपोर्टिंग प्रोसेसेस क्या होता है? नाम ही बता रहा है, ये ऐसे प्रोसेस हैं जो डायरेक्टली कस्टमर को वैल्यू नहीं करते, वैल्यू नहीं देते, लेकिन आपके कोर प्रोसेसेस को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग प्रोसेसेस बैक कोर प्रोसेसेस एंड फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू टू द कस्टमर्स डायरेक्टली, but they still have an impact on the efficiency of the enterprise, like human resource function। आपके एम्प्लॉइज कैसे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज कैसे हैं, ये डायरेक्टली आपको इंपैक्ट नहीं करता, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो आपको मिलेगी उसको इंपैक्ट करता है। तो ये क्या है? ये सपोर्टिंग प्रोसेस है। ऐसे ही अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहां की वर्क प्लेस सेफ्टी मैनेजमेंट है, वहां की मैनेजमेंट पॉलिसीज, ये सब क्या है? ये सपोर्टिंग प्रोसेसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स बेचने के में डायरेक्ट काम नहीं करती, लेकिन गुड्स बेचने में हेल्प करती हैं। पीछे से ये बैकिंग की तरह खड़े होते हैं कि इनके बिना भी काम नहीं चल सकता। इसमें वर्ड क्या यूज किया? They do not provide value to the customers directly, ये डायरेक्टली नहीं देती, but still have an impact on the efficiency of the enterprise। एग्जांपल उन्होंने यहाँ मेन दिया हुआ है हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वहां पे उन्होंने स्टेप्स बना दिए कि रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग होती है, फिर उनको ऑब्जेक्टिव, उनके गोल सेट किए जाते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है, कंपनसेशन और बेनिफिट दिए जाते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, करियर डेवलपमेंट एंड फाइनली लीडरशिप डेवलपमेंट। इसके बारे में डिटेल में आपकी बुक के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने भी इतना ही लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ इनके एक बार याद करना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है। इनफैक्ट एचआर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है एसएम के अंदर, तो यहाँ पे आने के चांसेस कम है। सिर्फ एग्जांपल याद रखना है आपने कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ये सब किस तरह के प्रोसेसेस के एग्जांपल हैं? सपोर्टिंग प्रोसेसेस के। थर्ड हमने बात करनी है मैनेजमेंट प्रोसेसेस की। मैनेजमेंट प्रोसेसेस जनरली कौन से होते हैं? ये वो प्रोसेसेस होते हैं जिनसे आप मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि ये दोनों प्रोसेसेस ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये क्या है? दे मेजर, मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्टिविटीज। अब समझे, मैनेजमेंट, अक्सर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं या मैनेजमेंट में जब आप पढ़ते हैं, मैनेजमेंट का प्राइमरी काम क्या है? उनका काम होता है कि जो काम हो रहे हैं, ऑपरेशनल प्रोसेसेस हो रहे हैं या सपोर्टिंग प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो सही ढंग से हो रहे हैं कि नहीं, उनका मेजर करना, मॉनिटर करना या कंट्रोल करना। सो दे मेजर, मॉनिटर एंड कंट्रोल एक्टिविटीज relating to business procedures and systems that do not provide any value directly to the customers, but they direct have an impact on the efficiency of the enterprise। इसमें जनरली क्या होता है? internal communications, governance strategies, planning, budgeting, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, कैपेसिटी मैनेजमेंट की हमारी प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होगा, हम बजटिंग कैसे बनाएंगे, बजट्स कैसे बनाएंगे,
इन सबको हम किसने डालते हैं, ये मैनेजमेंट के प्रोसेस है। आप समझे, एज कस्टमर ही उनको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पहुंचाते। इनफैक्ट इनका सिर्फ वेरी पर्पस क्या है कि जो आपके ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं और जो आपके सपोर्टिंग प्रोसेसेस हैं, क्या वो प्रॉपर ढंग से किए जा रहे हैं, क्या वो मेजर मॉनिटर किए जा रहे हैं, उसके बारे में ये करता है। बजटिंग का उन्होंने एक फ्लो बना के दिखा दिया कि जनरली आपका विजन्स होते हैं, उसके बेसिस पे प्लान्स बनते हैं, फिर गोल्स बनते हैं, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस होती हैं, कॉस्ट प्रोजेक्शंस होती हैं, उन दोनों को माइनस करके प्रॉफिट प्रोजेक्शंस मिलती हैं, फिर बोर्ड का अप्रूवल मिलता है इस बजट को, टाइम टू टाइम इस बजट को रिव्यू किया जाता है। इसके बारे में बुक के अंदर और नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इतना ही मेंशन है। तो आप देखेंगे इसके अंदर हमने पहला टॉपिक अपना खत्म किया। पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चंस कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। आपको डिस्टिंग्विश करने के नाम से पूछ लेता है कि ऑपरेशनल और सपोर्टिंग प्रोसेस में डिस्टिंग्विश कर लीजिए, लिखनी सेम ही चीज है। और जनरली जो इसमें 4 मार्कर बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस, व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, सबका एक एक एग्जांपल आपको साथ में देना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आए हैं वापस अगर नेक्स्ट पे, तो हमने पहला पार्ट पूरा कर लिया जहां हमने बिजनेस प्रोसेसेस के बारे में, 3 तरह के बिजनेस प्रोसेसेस हैं, ये 3 तरह के बिजनेस प्रोसेसेस हमने कवर किए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी स्टडी के बारे में, इनके एनालिसिस के बारे में, जिनकी इनको समझाया कैसे जाता है या समझा कैसे जाता है, 2 तरीकों से, फ्लो चार्ट्स के थ्रू और डेटा फ्लो डायग्राम्स के थ्रू। आइए चार्ट पे वापस आते हैं। आपकी बुक में मैंने आपको पहले ही कहा था ये आगे पीछे दिए हुए हैं, तो आपके जो ये कवर किए गए हैं, ये कवर किए गए हैं चार्ट नंबर 5 में, 5 में भी नहीं है, 6 में। बिजनेस प्रोसेस के अंदर जो हमने जो नेक्स्ट है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, 2 टेक्निक्स हैं, फ्लो चार्ट्स और डेटा फ्लो डायग्राम्स। अब फ्लो चार्ट्स के बारे में तो आपने बना बना के देख लिया, डेफिनेशन भी हमने लगभग वहां लिख ही ली थी। तो मेनली यहां से हमें क्या देखना है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पेपर में जब भी फ्लो चार्ट से क्वेश्चन नहीं आता, जनरली उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस में से एक चीज आ जाती है पेपर में। तो ये उस समय ज्यादा, एक बार इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उसने एक फ्लो चार्ट बनवाया 6 मार्क्स का, और साथ में 2 मार्क्स के उसके डिसएडवांटेजेस पूछ ले, तो दोनों काम कर गया। वो थ्योरी भी पूछ गया आपसे और वो उसके अंदर से आपसे फ्लो चार्ट बनवा भी गया। तो ये फ्लो चार्ट में से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, या वो अगर वो नहीं आएगा, आपका बनवाना नहीं आएगा फ्लो चार्ट, तो देयर आर ग्रेट चांसेस कि वो आपसे फ्लो चार्ट के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए देखें थ्योरी में क्या कुछ है। डेफिनेशन तो मैंने आपको वहां भी लिखवा दी थी जब हमने फ्लो चार्ट बनाने सीखे थे, तो वहां मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, वही डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। आइए देखें फ्लो चार्ट्स। इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सिंपल प्रोसेसेस एंड प्रोग्राम्स। दे हेल्प अस विजुअलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन and therefore help us understand a particular process and help us find flaws क्या होता है, कमियां, bottlenecks भी कमियां ही होती हैं, and other less obvious features within it। तो प्राइमरी हम बनाते हैं क्या होता है फ्लो चार्ट, ताकि जब हम उसको बनाएं तो हमें देख के ही समझ आ जाए कि नहीं नहीं ये गलत बना है, यहां से देखो ये आपका जो कैलकुलेशन है ये यहां नहीं जानी चाहिए थी, और ये सॉफ्टवेयर यहां क्यों जा रहा है, इसके बाद ये सॉफ्टवेयर को तो ऐसे नीचे आना चाहिए था। हमने अक्सर देखा था वो करवाता क्या, वो आपको एक प्रोसेस को विजुअलाइजेशन करा देता है आपके प्रोसेस की। तो हमने क्या कहा था, जनरली आपको अपने प्रोग्राम्स बनाने से पहले उनके सिंपल प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट करने में काम करता है, एंड इट हेल्प्स अस विजुअलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन एंड देयरफॉर हेल्प अस अंडरस्टैंड अ प्रोसेस। और उसमें जितने फ्लॉज आते हैं उनको ढूंढने में, और उनके बोटलनेक्स यानी कि जो अड़ने वाले पॉइंट्स हैं उनको बोटलनेक बोलते हैं, उनको हमें पकड़ने में आसानी देता है। कॉमन बॉक्सेस बेटा 2 हमें सारे ही पढ़े हैं, लेकिन 2 कॉमन बॉक्सेस बताए, पता नहीं बाकी को नहीं बताया। प्रोसेसिंग बॉक्स हमने बनाया था, रेक्टेंगुलर बनता है जो, और उसके बाद डिसीजन बॉक्स हमने बनाया था जो आपका उसमें बनता है, इसको क्या हुआ, इस तरह का हमने डायमंड बॉक्स उसमें बनाया था। सही नहीं बना थोड़ा सा, पर काम चला लीजिए, दोबारा ढंग से बना देते हैं। बन जा लीजिए, ठीक है। ये डायमंड बॉक्स हमारा जो हमने डिसीजन के लिए बनाया था। आइए मेन मुद्दे की बात पे, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस हम कैसे पढ़ते हैं, 5 एडवांटेज बेटा ए बी सी डी ई नाम से याद हो जाते हैं, अगर आप समझो तो ए बी सी डी ई। पहला, इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स, आपको ये एनालिसिस करने में मदद करता है प्रॉब्लम्स की। समझ आता है हमने कि हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो प्रॉपर ढंग से उसको एनालाइज कर लेते हैं। बेटर कम्युनिकेशन, आप जब इनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी को, उसको बताते रहें भैया देखो टैक्स ना ऐसे ऐसे कैलकुलेट होता है, पहले सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा टोटल इनकम कितनी है, फिर उसमें से देखेगा कि आपकी सेविंग्स कितनी है, डिडक्शंस कितनी है, वो माइनस करेगा, फिर अगर टोटल इनकम इतने से ज्यादा है तो इतना टैक्स लगेगा, इतने से इतने के बीच में है तो इतना टैक्स लगेगा। भैया समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब आप उसको प्रॉपर प्रेजेंट करके देते हैं तो इट लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स। थर्ड,
एफिशिएंट कोडिंग। और अगर आपके कोडिंग का मतलब क्या होता है, जिससे सॉफ्टवेयर बनाता है, कोडिंग उसको हम कहते हैं, जो वो कमांड्स लिखता है उसको कोड्स बोला जाता है। तो जो आपका सॉफ्टवेयर कोडर आता है या ये सॉफ्टवेयर डेवलपर आता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ जाती है, वो उससे क्या होता है, इफेक्टिव कोडिंग हो सकती होती है। देन एक डॉक्यूमेंटेशन रहती है प्रोसेस की, क्यों, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कल को वो कोडर ना आके कोई और आया तो वो फ्लो चार्ट से इजीली समझ जाएगा कि कैसे बनाया हुआ है। और कल को जब इसको रिपेयर करना पड़ेगा या इसको ये कह लीजिए मेंटेनेंस करनी पड़ेगी प्रोग्राम की, उस दौरान भी वो जो डॉक्यूमेंट बना हुआ आता है वो दोबारा से यूज किया जा सकता है। उन फ्लो चार्ट्स को देख के आपको समझ आता है कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है। और कई बार आपका वो सॉफ्टवेयर देख के, आपका फ्लो चार्ट देख के ही समझ आ जाता है कि अच्छा, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम इस पॉइंट पर आ रही है क्योंकि हमारा फ्लो चार्ट ही गलत बना हुआ था, इस वजह से सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट भी गलत हुई है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, इफेक्टिव एनालिसिस में हेल्प करता है। सेकंड, बेटर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। थर्ड, कोडिंग में हेल्प करता है। फोर्थ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। फिफ्थ, इसके अंदर एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस होती है ई से। एंड लास्ट में जो इसके लिए कोई पॉइंट नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, एफ का कोई पॉइंट नहीं है, तो हम सीधे जी पे आ जाते हैं सीधा, क्विकर ग्रास्प ऑफ रिलेशनशिप। आप बड़े आसानी से उन प्रॉब्लम्स को आपस में समझ सकते होते हैं, उनका इजीली ग्रास्प मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। इट हेल्प्स इन इजीली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। बात वही लिखी हुई, एनालिसिस वाली बात वही दोबारा ऊपर लिख दी है। फ्लो चार्ट कैन हेल्प डिपिक्ट अ लेंथी प्रोसीजर मोर इजीली एंड देन डिस्क्राइबिंग इट बाय मींस ऑफ रिटर्न नोट्स। आप उनको बना के आसानी से समझा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ उसको अलग से लिख लिख के समझाते रहे तो वहां समझने में प्रॉब्लम आती है। तो हमने 6 इसके एडवांटेजेस कर लिए। ए से हमने बात करा एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम के बारे में, बी से हमने बात किया बेटर कम्युनिकेशन, सी से हमने बात किया बेटर कोडिंग या एफिशिएंट कोडिंग, डी से हमने बात किया डॉक्यूमेंटेशन, ई से हमने बात किया एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस, एफ है नहीं, और जी से क्या होता है, क्विकर ग्रास्प ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है जी, प्रॉब्लम खत्म, यहां तक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, लिमिटेशंस, विच इज इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू एडवांटेजेस। जनरली पेपर में लिमिटेशन ज्यादा आ जाता है। हमने कहा जी, जो आपका फ्लो चार्ट है ये हर तरह की प्रॉब्लम्स को डिपिक्ट करने के काम नहीं आता। अगर प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स हो, उसमें बहुत सारे इफ वाले बातें हो, बहुत सारे डायमंड बॉक्स बन जाएं, फिर परेशानी होती है, फिर वो बनता नहीं है। आपने बना के देखा, हमारे पास 2-3 होते थे, हम उसमें परेशान हो जाते थे कि अच्छा इफ कस्टमर इज मेल, इफ फीमेल, फिर हम कहते थे अच्छा फीमेल है तो परचेज इतने से ऊपर होनी चाहिए, फिर इतना होना चाहिए। अब आप समझे, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा जहां हम अपने अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिस्काउंट दे रहे थे कि इस प्रोडक्ट पे इतना डिस्काउंट देना है। आप फ्लिपकार्ट हैं, आप अमेजोन है, आप कितने प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या आप फ्लो चार्ट में बना के दिखा पाएंगे उसको? तो भैया मेरे पास 10,000 प्रोडक्ट हैं, चल इफ प्रोडक्ट इज 1 देन डिस्काउंट इज दिस, इफ प्रोडक्ट इज 2 देन डिस्काउंट इज दिस, इफ प्रोडक्ट इज 3, वो कहेगा भैया 10 लाख प्रोडक्ट को लिखते लिखते तो आपका फ्लो चार्ट पता नहीं कितने पन्नों में बनेगा। तो हमने क्या कहा जी, अगर ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, तो उसको फ्लो चार्ट में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। फ्लो चार्ट की कमी क्या है, ये पहले लाइन में भी लिखा हुआ था, इट हेल्प्स टू डिपिक्ट सिंपल प्रोसेसेस। सिंपल प्रोसेसेस और सिंपल प्रोग्राम्स की डॉक्यूमेंटेशन में तो ये काम आ जाता है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, लॉजिक्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, उसमें वहां फ्लो चार्ट्स आपकी मदद नहीं कर पाता। द फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स एंड क्लमजी। क्लमजी मींस खिचड़ी बनी हुई, एक दूसरे के अंदर समझ नहीं आता चल क्या रहा है। क्लमजी वेयर द प्रॉब्लम लॉजिक इज कॉम्प्लेक्स। सेकंड, मॉडिफिकेशन। एक बार फ्लो चार्ट बन जाए, उसमें चेंज करना बड़ा मुश्किल है, और फ्लो चार्ट में गलती हो जाए तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। तो आपने बनाते हुए भी देखा, अगर आपने गलती करी तो तरीका क्या होता है, सारा फ्लो चार्ट दोबारा बनाना पड़ता है, वो ठीक नहीं होता। तो हमने क्या कहा जी, फ्लो चार्ट्स में मॉडिफिकेशन करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर प्रोसेस डिपिक्ट कर रहा होता है। कहीं भी अगर आपने उसको गलत बना दिया तो उसको सिर्फ बीच में से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, सारा का सारा रीड्रॉ करना पड़ता है। तो हमने क्लियर लिखा, if the modification to a flowchart are required, it may require complete redrawing। तो उसका मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं होता। ये तो इनफैक्ट क्योंकि आपने बनाया हुआ है, आपको ज्यादा अच्छे समझ आ रही है प्रॉब्लम। थर्ड, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, क्या फ्लो चार्ट्स हाथ से कागज पे तो बना सकते हैं, लेकिन आजकल कागजों में काम होता है नहीं, आपको उनको कंप्यूटर्स पे रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको उसकी सॉफ्ट कॉपीज बनानी पड़ेंगी, और वो सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि आपको हाथ से बेटा डायग्राम्स बनाने बड़े आसान लग रहे थे कि चलो इनको इस तरह का बॉक्स बना लिया, मैंने कहा ये वाला बॉक्स बना दो, आपने कहा अच्छा स्टार्ट एंड में ये बनता है, फिर हमने एक वो अजीब सा प्रिंट वाला बॉक्स बनाया था इस तरह का। ये ठीक है, इनको मैं कहता हूँ जरा वर्ड में बना कर दिखाओ, फिर क्या करोगे, इसकी सॉफ्ट कॉपी दीजिए। तो उन्होंने क्या लिखा है इसका, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज ऑफन अ प्रॉब्लम बिकॉज द सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट्स कैन नॉट बी टाइप्ड। इनको टाइप नहीं किया जा सकता, ये सिंबल्स में चलता है, तो इनकी सॉफ्ट कॉपी बनाना, इनको
सॉफ्ट ई फॉर्मेट में कन्वर्ट करना मुश्किल है। ये बात अलग है कि आज की डेट में जो एमएस वर्ड है उसके अंदर फ्लो चार्ट्स करके एक पूरा सिंबल का बॉक्स आता है जहां आप यूज करना, स्टिल वो बड़ा मुश्किल है। आप उसको इंसर्ट करते हैं, फिर ऊपर से एरो पकड़ के लाते हैं, उसे जोड़ते हैं, फिर एक एरो यहां से निकालते हैं, तो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बन गया तो उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन करना, तो भाई साहब एक बार उसमें गलती हो गई तो फिर सारा का सारा दोबारा बनाना पड़ता है। तो हमने क्या लिखा जी, कम्प्लेक्स लॉजिक्स के लिए काम नहीं आता, मॉडिफिकेशंस करने में मुश्किल आती हैं, और थर्ड इसकी रिप्रोडक्शन करना, इसको टाइपिंग में कन्वर्ट करना, इसको टाइप करना मुश्किल हो जाता है। फोर्थ, सबसे पहले इस पे स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें दिक्कत क्या है कि क्योंकि ये अपने सिंबल्स यूज करता है, आपको उन्हीं सिंबल्स के साथ ही काम करना पड़ता है। आपके पास एक बंदिश है, उनके पास 6-7 सिंबल्स हैं जो स्टैंडर्ड है, हर कोई समझता है। आप अपनी नेचुरल भाषा से उसके अंदर कुछ नहीं ऐड कर सकते, सब कुछ सिंबल्स के थ्रू करना पड़ता है। प्रोग्राम फ्लोचार्ट्स ऑल्दो इजी टू फॉलो आर नॉट अ नेचुरल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रोसीजर्स एज राइटिंग इन इंग्लिश। आपको कंफर्ट लेवल नहीं आता। जैसे हम लोगों को पता है हम सारी प्रॉब्लम्स रिपीट नहीं कर सकते, अभी हमने फ्लोचार्ट बनाने सीख लिए, 20-25 फ्लोचार्ट बना के भी देख लिए, स्टिल कंफर्ट लेवल वो नहीं है जो इंग्लिश में चीज को समझाने का है, जो अपनी भाषा में समझाने का। तो हमने क्या किया, नोर आर दे इजिली ट्रांसलेटेड इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जिसको आप समझा रहे हैं तो वो भी इंसान ही, उसको भी हिंदी और इंग्लिश ज्यादा अच्छे से, भाषा अच्छे समझ आती है एज कंपेयर टू दिस फ्लो चार्ट्स। और लास्ट, लिंक बिटवीन कंडीशंस एंड एक्शन। ये वही बात है कि अगर आपका फ्लोचार्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो कई बार उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स को लिंक करना मुश्किल हो जाता है। लिंक बिटवीन कंडीशन, समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश लिंकेज बिटवीन वेरियस कंडीशंस एंड एक्शंस टू बी टेकन फॉर अ कंडीशन। अगर हमने अभी तक सिर्फ क्या क्या पढ़ा, जहां पे डिसीजन बॉक्स था, जहां पे हमने देखा इफ यस इफ नो वाला, आपको ये किसने बोल दिया कि हमेशा प्रॉब्लम में इफ यस और इफ नो वाला सोल्यूशन ही होता है। अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो उसके अंदर, तो हमारे पास फ्लो चार्ट में उस कंडीशन को दिखाने का कोई चारा नहीं है। तो हमने इसमें बेसिकली 5 डिसएडवांटेजेस पढ़े। पहला, ये सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए यूज नहीं होता है। इसकी रिप्रोडक्शन मुश्किल होती है, मींस इसको टाइप वगैरह नहीं किया जा सकता। इसकी मॉडिफिकेशन मुश्किल होती है। स्टैंडर्डाइजेशन भाषा यूज करता है, स्टैंडर्ड भाषा यूज करता है जो कि नॉर्मल हिंदी इंग्लिश नहीं होती है। इसलिए जनरली बनाने वालों को भी और जिनके लिए बनाया जा रहा है, यानी कि जो डेवलपर्स हैं, दोनों को समझने में प्रॉब्लम आती है। एंड लिंक बिटवीन कंडीशन एक्शन, कई बार जब प्रॉब्लम्स में कई तरह के लिंक्स दिखाने होते हैं, उस समय दिखाते वक्त ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमने फ्लो चार्ट खत्म किया, फ्लो चार्ट के हमने डेफिनेशन देख ली, फ्लो चार्ट के हमने एडवांटेजेस देख लिए, हमने इसके अंदर 6 एडवांटेजेस किए, और फ्लो चार्ट के हमने इसके अंदर 5 डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस कवर कर लिए। आइए नेक्स्ट पार्ट पे आइए। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको क्या होगा भाई, डेटा फ्लो डायग्राम्स। अब डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है? डेटा फ्लो डायग्राम होता है जहां पर वो आपको एक प्रोसेस अलग अलग डिपार्टमेंट से कैसे गुजरता है, डेटा कहां से कहां फ्लो हो रहा होता है, वो दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं एक बना के दिखाता हूं। मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं जिसके पास कस्टमर से ऑर्डर आता है, या मैं एक छोटा सा ऑनलाइन शॉप चलाता हूं, या मैं कोई ऑनलाइन, चलो अमेजोन फ्लिपकार्ट है, बड़े प्रॉपर चलाते हैं। तो उसमें अगर मान लीजिए मुझे वो कहता है कि आपने आके इसको ऑटोमेट करना है, किसी समय रहा होगा जहां उन्होंने मैन्युअली शुरू किया होगा, उसके बाद ऑटोमेट करवाया होगा, तो उन्होंने डेवलपर को समझाया कैसे होगा अपना प्रोसेस। उन्होंने कहा, उसने कहा जी अच्छा मुझे अपना ऑर्डर टू कैश का प्रोसेस समझा दीजिए। ये कैश का भी प्रोसेस क्या समझाएंगे, आप कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कैसे कैसे करते हैं, बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है वो बताइए। उसने कहा ठीक है जी। हमारा क्या है जी, बाहर से एक कस्टमर आता है। उसने कहा ठीक है जी, कस्टमर आता है, वो कस्टमर क्या करता है, वो कस्टमर आके हमारे पास ऑर्डर प्लेस करता है। मैंने कहा ठीक है, वो कस्टमर आके आपके पास ऑर्डर प्लेस करता है। जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करता है, मैं चाहता हूं कि साथ की साथ मेरी इन्वेंट्री में से ये चेक हो जाए कि वो ऑर्डर स्टॉक में है या नहीं है। आप देखेंगे मैं अलग अलग तरह के सिंबल्स बना रहा हूं, सबके मीनिंग है, अभी आपको बताऊंगा। यानी कि मुझे एक पीछे डेटाबेस चाहिए, मुझे एक ऐसा सर्वर टाइप चाहिए जहां मेरे सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो, और जैसे ही वो कार्ट में ऑर्डर डाले, रियल टाइम उसको पता चल जाए कि ये चीज कस्टमर, ये वाली चीज स्टॉक में है कि नहीं है। फिर अगर स्टॉक में है तो हम एक इनवॉइस जनरेट कर देंगे, एक बिल बना देंगे उसका। ठीक है जी।
फिर ये प्रोडक्ट हम उसको डिलीवर करेंगे। मैं डिलीवर किसे करोगे, उसने कहा जी डिलीवर करेंगे कस्टमर को। बस सिंपल सा प्रोसेस है। अब अगर आप इसमें समझें तो मैंने बेसिकली दिखाया क्या है, मैंने ये दिखाया है कि एक ऑर्डर प्लेस होने से कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर होने में क्या क्या स्टेप्स हैं, डेटा कैसे कैसे फ्लो करता है, या सॉफ्टवेयर में डेटा को कैसे कैसे फ्लो कराना है, सॉफ्टवेयर क्या क्या करे। जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आए वो इमीडिएटली इन्वेंटरी से डेटा टेस्ट करे, चेक करे कि क्या वो आइटम ऑर्डर में है, अगर है तो ऑर्डर ले ले, इनवॉइस जनरेट कराए, डिलीवरी एजेंट या जो डिलीवरी डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्मेशन बुझा दे और वो प्रोडक्ट इसको डिलीवर हो जाए, कस्टमर को हो जाए। यहाँ मैंने अलग अलग सिंबल्स यूज किए हैं। जो ये रेक्टेंगुलर सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है आपका एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मींस सॉफ्टवेयर के बाहर का व्यक्ति। हमारे केस में वो कौन था, कस्टमर, तो हमने एक्सटर्नल एजेंट के लिए ये वाला बॉक्स यूज किया। फिर जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं उसके लिए वहां हम बॉक्स यूज करते थे सिंपल वाला, यहां हम ये वाला बॉक्स यूज करते हैं जो वो स्टार्ट और एंड में बनाते थे उसके जैसा, और उसके अंदर ऐसे लाइन ड्रॉ की हुई। दिस डिपिक्ट्स प्रोसेसेस इन डेटा फ्लो डायग्राम्स। अच्छा, कहीं कहीं आपको जैसे डेटाबेस जहां इंफॉर्मेशन सेव होती है, जैसे हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री डेटाबेस जहां सारी इंफॉर्मेशन सेव होगी, डेटाबेस हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है एक साइड से ओपन और ऐसे, दिस इज डेटाबेस। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को हम एरो से डिपिक्ट करते हैं, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन हमें साथ की साथ चाहिए वो फ्लो हमारी इस तरह से या इस तरह से दिखाई जाती है, डिपेंडिंग अपॉन हम कहां दिखा रहे हैं। ऊपर नीचे दिखाना चाहें तो ऐसा दिख जाती है, वरना इसको ऐसे दिखाया जाता है। दिस इज रियल टाइम फ्लो, जहां पर आपको साथ साथ सॉफ्टवेयर को आप चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन चेक करता रहे। एक और बना के दिखाऊं, चलो एक और बनाते हैं। आप लोग अक्सर लाइब्रेरीज में गए होंगे अपने कॉलेजेस वगैरह की, वहां से आप बुक्स बोरो कर लेते हैं, और बुक्स जब या कभी स्कूल में गए होंगे स्कूल टाइम में लाइब्रेरी में, तो जब आप बुक्स वापस करते हैं ना, वो देखते हैं कि कहीं ज्यादा दिन के लिए तो नहीं ले लिया आपने, वो फाइन कैलकुलेट करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक हो, मैं बार कोड से स्कैन करूं बुक के पीछे लगा हुआ बार, कंप्यूटर अपने आप एनालाइज कर ले कि कब ली गई थी, आज कौन सी डेट है, कितने दिन से एक्सीड हो गया, और फाइन कैलकुलेट करके दे दे। ठीक है, मैं आपको, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि होगा क्या। मैंने कहा जी देखिए, एक स्टूडेंट आएगा, मैंने कहा अच्छा स्टूडेंट मींस एक्सटर्नल एजेंट, स्टूडेंट आएगा, ठीक है, वो क्या कहेगा, वो बुक देगा, नहीं ठीक है जी, वो बुक देगा मतलब बुक वापस करेगा, ठीक है। मैं उसके ऊपर से बार कोड स्कैन करेंगे हम, ठीक है जी, ये प्रोसेस है बार कोड स्कैन करना। लो जी, प्रोसेस का बॉक्स बना दिया, अरे बन जा। बार कोड स्कैन करेगा, और बार कोड स्कैन होने के बाद क्या होगा, आपका बुक आईडी किसके पास जाएगा, बुक आईडी उठा लेगा बार कोड उसमें से, कोड क्यों हो गया, एक मिनट, उस बुक के आईडी को उठाएगा और फाइन कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा। और फाइन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा, क्योंकि ये प्रोसेस है, इसके लिए आपको कोई डेटाबेस चाहिए होगा जहां पे ये इंफॉर्मेशन होगी कि ये बुक किस दिन ली गई थी और आज क्या डेट है और फाइन का रेट्स क्या है। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, दिस इज लाइब्रेरी डेटाबेस, जहां से इंफॉर्मेशन रियल टाइम सॉफ्टवेयर उसी समय फेच कर लेगा। जैसे आप उसको स्कैन करोगे फटाफट क्या करेगा, आपका उस इन्फो उसके बारे में इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर पीछे से उठाएगा। असल में मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं सॉफ्टवेयर डेवलपर को, भैया मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए कि पीछे एक डेटाबेस होना चाहिए जहां से रियल टाइम वो सॉफ्टवेयर उठाए और फाइन का कैलकुलेट करे, और अगर कोई फाइन है तो कस्टमर से ले लेंगे या सॉरी स्टूडेंट से ले लेंगे, नहीं है तो जीरो होगा। और ये फाइन कौन पे करेगा, हमारा एक्सटर्नल एजेंट जिसका नाम क्या था, स्टूडेंट। आप सामने बना लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, इसके सामने यही बना लीजिएगा। फाइन कौन कैलकुलेट करेगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, एक्सटर्नल एजेंट। तो आपको सारे सिंबल समझ आ गए। हमारे पास टोटल कितने सिंबल्स हैं, 5 तरह के सिंबल्स हैं, एक्सटर्नल एजेंट का, प्रोसेस का, डेटाबेस का, रियल टाइम कनेक्शंस का, एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए नॉर्मल सिंबल्स। पेपर में अक्सर वो आपसे पूछ लेता है डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है और उसके अलग अलग सिंबल्स बता दीजिए। आइए मैंने सारा यहीं दे दिया। What is data flow diagram? Data flow diagram shows the flow of data or information from one place to another. It describes a process showing how these processes link together through data stores. जो मैंने डेटाबेस वर्ड यूज किया था ना, उसको एक नाम और दिया जाता है डेटा स्टोर्स।
डेटा स्टोर समझते हैं, जहां डेटा स्टोर किया जाता है उसको डेटा बेस भी बोल देते हैं हम लोग। they describe the processes showing how these processes link together through data source, छोटा data stores, and how the process relate to users and the outside world। बेसिकली यूजर से लेकर डेटा बेस से डेटा उठाने तक सारा का सारा प्रोसेस में डेटा कैसे फ्लो होगा ये कौन दिखाता है, डेटा फ्लो डायग्राम with DFD, short form data flow diagram की। DFD basically provides an overview of what data a system processes, what transformations are performed, where what data are stored, and what results are produced and where they flow। basically वो आपको बताता है क्या क्या प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं, कौन से प्रोसेस में क्या चेंज आता है, कहाँ कहाँ डेटा सेव होता है, क्या क्या डेटा का फ्लो है। इट इज मेनली यूज बाय टेक्निकल स्टाफ्स फॉर क्रिएटिव फॉर ग्राफिकली कम्युनिकेटिंग बिटवीन सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्राम्स। समझ आ रहा है, सिस्टम एनालिस्ट और जो प्रोग्रामर्स आते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने में ये डायग्राम आपकी हेल्प करता है। ये इसके सिंबल्स हैं, यहाँ थोड़े से साफ नहीं आया, बुक में साफ दिए हुए, वैसे मैंने कोशिश की है वही वाला हमने कहा ये प्रोसेस का सिंबल है। इनफैक्ट वहीं पे आ जाइए, वहां थोड़े सही से छपे हुए हैं, इनको ठीक कर लेंगे बाद में। इसको बुक में आइए, बुक में पेज नंबर है हमारा जी, एक मिनट लास्ट में होगा ये, फ्लो चार्ट्स एंड डेटा फ्लो डायग्राम्स। ये आपको साथ साथ जैसे ही आज क्लास खत्म होगी उसके बाद इसको चार्ट्स में से और बुक में से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम वैसे लिमिटेड होता है, तो कोशिश करेंगे साथ के साथ इसको याद करते जाएं। क्लासेस भी ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा, अगर क्लास ज्यादा लंबी होगी तो कोशिश करेंगे उसको 2 हिस्सों में ब्रेक में कन्वर्ट कर लें, ताकि आप इसमें 5 मिनट का ब्रेक ले लें, तो उसमें थ्योरी सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो जाता है। आइए ये देखते हैं डायग्राम्स, या ये आ गए। प्रोसेस, प्रोसेस के लिए मैंने आपको बताया था ये बॉक्स और बीच में लाइन टाइप वाला, ये आपका प्रोसेस का बॉक्स हो गया। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड दैट ट्रांसफर इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। ये डेटा फ्लो का सिंबल हो गया, ये एक्सटर्नल एजेंट्स हो गए, ये डेटा स्टोर का हो गया, और ये रियल टाइम लिंक का हो गया। उनके बारे में एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी को मैं वहां पर सही भी कर देता हूँ भैया आपके चार्ट्स में। ये देखिए इसके अंदर ये लाइन नहीं डली हुई, इस तरह का होगा। डेटा एक्सटर्नल एजेंट ठीक है, डेटा स्टोर में यहाँ एक लाइन आएगी और ये लाइन नहीं आएगी, और रियल टाइम लिंक ठीक है। ठीक है जी, इसको ठीक कर लीजिएगा। प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा स्क्वेरिश बन गया, ऐसा बनता है ये, थोड़ा सा लंबा होना चाहिए था, ऐसा बनता है ये। डेटा फ्लो ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट ठीक है, रेक्टेंगुलर हो गया। इसको अभी थोड़ा सा यहाँ से गोल होता है ये, हाँ ऐसा होता है ये, और ये आपका रियल टाइम वो हो गया लिंक। ठीक है जी, यही आता है पेपर में क्वेश्चन। इसमें से डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है इतना ही लिखना है आपने, डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है और उसका इस तरह से आप प्रॉपर एक टेबल बना के उसको सारे के सारे स्टेप्स बता देंगे। चलिए वी आर डन विद दिस पार्ट, आइए आगे चलें। हमने यहां तक निपटा लिया। बिजनेस प्रोसेसेस 3 तरह के होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए फ्लो चार्ट्स और डेटा फ्लो डायग्राम्स 2 हमने पढ़े। फ्लो चार्ट्स में हमने एडवांटेजेस देखे और उसके डिसएडवांटेजेस देखे। फिर हमने बात करी बिजनेस, अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं ऑटोमेशन के ऊपर, जिसमें हम बताएंगे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन होता क्या है। आ जाइए वापस चार्ट्स के ऊपर, डेफिनेशन करा के फिर मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, उसके बाद फिर आज सिर्फ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन कंप्लीट करेंगे। ये आ गया आपका बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, छोटा सा टॉपिक है। मीनिंग क्या होता है हमें पता है जी, अभी मीनिंग क्या होता है, जहां पर आप एक टेक्नोलॉजी अनेबल्ड ऑटोमेशन करते हैं ऑफ एक्टिविटीज और सर्विसेज दैट अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक फंक्शन। इट्स अ टेक्निक अ बिजनेस यूजेस टू ऑटोमेट द प्रोसेसेस टू ऑपरेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। 2 वर्ड्स में याद रखना, इट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग एप्लीकेशंस एंड यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप बेसिकली क्या करते हैं, आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस प्रोसेस बीपीएम हो गया बेटा, इसको बीपीए कर लो, ये भी ठीक है। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इज a tradition of analyzing, documenting, optimizing and then automating business processes। बीपीए कर लो इसको। बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन इज a tradition of analyzing, documenting, optimizing and automating business processes। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद ही रखनी पड़ेगी आपको, बेचारा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। फैक्टर्स दैट अफेक्ट बीपीएस सक्सेस या ऑब्जेक्टिव्स, इसको हम CIAT नाम से याद कर लेते हैं कि अगर आपने बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन सक्सेसफुली करनी है तो 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि कंप्यूटर है, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा गलत हाथों में ना जाए, सेफ लोगों के हाथ में ही रहे, जो उसको एक्सेस करने के लिए परमिसेबल है उन्हीं के हाथ में रहे, इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। इंटीग्रिटी मींस क्या होता है, डॉक्टर उसका करेक्शन मेंटेन करना, कि अनऑथराइज्ड पर्सन
उसके अंदर चेंजेस ना ला दे। तो हमने क्या लिखा, टू एंश्योर नो अनऑथराइज अमेंडमेंट्स कैन बी मेड इन द डेटा, उसको हम उसकी इंटीग्रिटी कहेंगे। अवेलेबिलिटी, हर समय डेटा अवेलेबल होना चाहिए। एंड फाइनली टाइमलीनेस, टू एंश्योर दैट द डेटा इज मेड अवेलेबल एट द राइट टाइम। तो हमने 4 सक्सेस फैक्टर्स के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अनऑथराइज चेंजेस नहीं होने चाहिए आम भाषा में, अवेलेबिलिटी, डेटा इज अवेलेबल व्हेन एवर आस्क्ड फॉर, और टाइमली बेसिस के ऊपर डेटा अवेलेबल होना चाहिए, जिस टाइम मांगा जाए, जिस टाइम जरूरत हो, टू एंश्योर दैट द डेटा इज मेड अवेलेबल इन द राइट टाइम। तो हमने 4 फैक्टर्स देखे, C8 करके इसको याद कर लेते हैं। 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, और व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर आ जाइए इसके बेनिफिट्स के ऊपर। 2 चीजों को बेटा ये कम करता है, आपकी टाइम बचाता है, कॉस्ट बचाता है। कॉस्ट कैसे बचाता है, क्योंकि आप समझे मल्टीपल ह्यूमन बींग्स का काम, जहां 5-5 6-6 लोग रख के बैठते थे काम को करने के लिए, अब कंप्यूटर उसे खुद कर सकता होता है। तो इसमें हम 2 चीजों की रिडक्शन देखते हैं, टाइम की रिडक्शन देखते हैं, कॉस्ट की रिडक्शन, और 3 चीजें हमारी बढ़ जाती हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बढ़ती है, और विजिबिलिटी बढ़ती है। तो हमने क्या लिखा जी, इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ेगी इन द सेंस की क्योंकि मशीन्स काम कर रही हैं, द क्वालिटी ऑफ वर्क, द नेचर ऑफ वर्क हमेशा सेम रहेगा। उसके अलावा क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा है, जो क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी है वो बढ़ेगी काम की। एंड फाइनली विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका करंट स्टेटस क्या है काम का, वो हर समय हर व्यक्ति देख सकता होता है। यानी कि मान लीजिए मैं कंपनी का मैनेजर हूं, मुझे देखना है कि मेरा एम्प्लॉय नीचे ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, ऑर्डर सही से एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं। मैं एक बार सिस्टम खोलूंगा और देखूंगा कि आज का स्टेटस क्या है, कितने ऑर्डर आए हुए हैं, कौन सा ऑर्डर किस दिन डिस्पैच किया गया था, वो कहां तक पहुंचा है, कस्टमर के रिव्यूज क्या है। आप समझिए, इससे विजिबिलिटी आती है। आप इनफैक्ट कई बार आपने कुरियर कंपनीज को कॉल किया होगा, वो आपको एग्जैक्ट बता देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इस समय कहां पर है, आपने जो प्रोडक्ट हमें दिया था वो प्रोडक्ट अभी कहां तक पहुंचा। यानी कि वो प्रोसेस में एक विजिबिलिटी लाती है ऑटोमेशन, कि आपको हर समय हर जगह पता रहता है कि आपका प्रोसेस कहां तक पहुंच चुका है। तो उन्होंने क्या लिखा जी, बेनिफिट्स हमने टोटल इसके 5 पढ़े। टाइम सेविंग होता है, टाइम बचाता है, कॉस्ट रिडक्शन करता है, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी इंप्रूव करता है, और फाइनली आपकी विजिबिलिटी जो है वो इंप्रूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स इन इंप्लीमेंटिंग बीपीए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी हम करते हैं। आप 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं आगे।